आज टाइम्स नाउ के शिखर सम्मेलन में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ग्लोबल ब्राइट स्पॉट ये विषय पर 2 दिन तक यहाँ अलग अलग विषयों पर चर्चा शुरू हो रही है। मैं टाइम्स नाउ की इस पहल का हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि समय आ गया है कि हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान समग्र विश्व को हो। कई लोग हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री इस देश को लोकतंत्र की जननी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर किसी देश में प्रस्तापित हुई तो वो भारत में हुई है, और वो एक ऐतिहासिक सत्य है। बहुत बड़ा इतिहास इस देश का रहा। बहुत बड़े कालखंड को पसार करते हुए, ढेर सारे उतार चढ़ाव को सहते हुए हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, आज हम यहां पर पहुंचे हैं। और जब यहां पहुंचे हैं तब आज पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है, आगे देखने का समय है। नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का समय है। आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। ये संकल्प लेने का समय है कि जब आजादी की शताब्दी होगी तब भारत कहां होगा, भारत सर्वप्रथम होगा। ये संकल्प लेने का ये समय है। 8 साल के अंदर राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, विकास उन्मुख नीतियां और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडे के कारण भारत 8 साल में काफी बड़ी मंजिल काटकर आज यहां पर खड़ा है। भारत ने एक शांतिपूर्ण माहौल भी दिया है, और मोदी जी ने समग्र देश के सामने एक लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक संपूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के मानचिन्ह पर सबसे प्रथम खड़ा हो, हर क्षेत्र में हम सर्वप्रथम हो। ये लक्ष्य लेकर आज मोदी जी ने से दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में भारत 11वें नंबर पर स्थित हुआ। 2004 से 14 तक 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे हम स्टिक हुए थे। मोदी जी ने 8 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया भर को ये बताया है कि आने वाला समय भारत का है। IMF ने भी डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट कर भारत के अर्थतंत्र की व्याख्या की है, और ये उचित ही है, क्योंकि
आज दुनिया भर को कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग का डेस्टिनेशन दिखाई पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करने का डेस्टिनेशन दिखाई पड़ता है, तो वो हमारा भारत है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारी सटीक अर्थनीतियों के कारण दुनिया भर में जब कोरोना के बाद जो स्लोडाउन आया और पूरी सप्लाई चेन बिखर गई, उस वक्त सबसे तेज गति से वी शेप से उभरने वाली अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में अगर कोई थी तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था थी, और ये दुनिया भर ने इसको महसूस किया है। मित्रों, आज कई सारे पैरामीटर्स के अंदर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और कई सारे पैरामीटर्स ने हमें ये मानने के लिए पूरी दुनिया को मजबूर किया है कि हम आने वाले समय की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। लगभग निर्यात का सवाल है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा निर्यात 2022 में 421 बिलियन डॉलर का हुआ। वर्ष 2022 में सेवा का निर्यात भी सबसे ज्यादा हुआ। 421 बिलियन डॉलर में से 254 बिलियन डॉलर सेवा का निर्यात हुआ। एफडीआई भी सबसे ज्यादा 2022 में 83 बिलियन डॉलर आया। 70,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत के सुनहरे भविष्य का परिचायक है। 2014 में हमारे पास 4 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे, आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप। मोदी जी ने भारतीय युवा को विश्व के मंच पर अपनी शक्ति के साथ खड़ा रहने का एक मंच उपस्थित किया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी गत साल की तुलना में 46.8% हम बढ़ा पाए। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था को अपने आप गति मिलती है। 46.8% का कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी ये बहुत शुभ चिन्ह है। जीएसटी जब हमने लागू किया, ढेर सारे लोग ये कहते थे कि जीएसटी इस देश के लिए अनुकूल नहीं होगा। इतनी सारी राज्य की इकोनॉमी और सबके बीच में 16 टैक्सों को मर्ज कर एक बिक्री कर लाना, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी। उस वक्त मुझे ठीक याद है, श्री अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री थे। उन्होंने इसको बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्यों का भरोसा जीतकर लागू किया था। उसके कुछ समय बाद जब मैं राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी को मिलने गया था, उन्होंने ही संसद में प्रधानमंत्री जी के साथ जीएसटी की शुरुआत की थी। तो बैठने के बाद सबसे पहला वाक्य था, अमित, आपकी पार्टी को जीएसटी के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मेरे को बेस्ट ऑफ लक क्यों कहना चाहते हैं कि शुरू तो कर दिया मगर मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बहुत कठिन है। और आज मुझे आनंद है कि पूरा विश्व चकाचौंध होकर भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी के सफल प्रस्थापन को भूरी भूरी प्रशंसा के साथ देख रहा है और हमारा जीएसटी कलेक्शन 1.49 लाख की एवरेज से 5 महीने से हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक कदम है जो विश्व को परिचय कराता है कि परिवर्तन के लिए, आर्थिक परिवर्तनों के लिए, आर्थिक सुधारों के लिए भारत की जनता और भारत की सभी राज्य सरकारें और भारत की केंद्र सरकार एक मंच पर है, एक मन के साथ है, एक रास्ते पर। और इससे भरोसा विश्व का हम पर बड़ा है। 1.49 लाख का कलेक्शन बहुत बड़ी बात है। मित्रों, पीएम गति शक्ति का मैं देश भर के लोगों को एक अपील करना चाहता हूं और विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पीएम गति शक्ति का आप डिटेल अभ्यास करिए। पीएम गति शक्ति जो नरेंद्र मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है, मैं दावे से कह सकता हूं इस देश की इकोनॉमी को बदलने के लिए
अकेली पीएम गति शक्ति में पूरी ताकत पड़ी है और ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और पोर्ट पर सामान की आवाजाही को बहुत वाइब्रेंट तरीके से गतिशील बनाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसके फायदे मल्टी डायमेंशनल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हमेशा इकोनॉमी को फायदा देता है, परंतु पीएम गति शक्ति के कारण जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसके मल्टी डायमेंशनल फायदे हमें मिलने वाले हैं। 1,05,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हमें बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर किसी भी देश का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर संभव नहीं है। और मोदी जी ने बहुत फर्मनेस के साथ 1,05,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है। और इसके साथ साथ मोदी जी ने गरीबी उन्मूलन के लिए देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे, कह सकते हैं आप आधी आबादी से ज्यादा आबादी ऐसी थी जिनका पूरा जीवन रोजमर्रा की जरूरियातों के पूरी करने के संघर्ष में ही जाता था। उनके जीवन में सपनों की जगह ही नहीं थी, वो अच्छा स्वप्न भी नहीं देख सकते थे। 70 साल की आजादी के बाद भी 2 समय क्या खाना वो ही दिक्कत थी। मोदी जी ने उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया। उनके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया। 10 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनाया। 3.5 करोड़ से ज्यादा घरों में पहली बार 70 साल की आजादी के बाद बिजली पहुंची है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के कार्ड के माध्यम से हमने 5 लाख तक के स्वास्थ्य के सारे खर्चे की चिंता से उसको मुक्त कर दिया है। अब जब उनके जीवन स्तर उठा है तो अब वो महत्वाकांक्षा के साथ देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े हैं। आज मैं कह सकता हूं देश के अर्थतंत्र को पहले सिर्फ 70 करोड़ लोग गति देते थे, आज 130 करोड़ की पूरी आबादी देश के अर्थतंत्र को गति देती है। पहले हमारी इकोनॉमी में मार्केट सिर्फ 70 करोड़ का था, 70 करोड़ की आबादी का मार्केट था। आज भारत 130 करोड़ की आबादी का मार्केट बना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गरीब कल्याण का मोदी जी का ये मंत्र देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने वाला। उसको घर मिल गया, लाइट मिल गई, शौचालय मिल गया, खाना मिल गया, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल गई। अब उसके मन में है मेरे घर में टीवी आ जाए, इसके मन में है मेरे घर में स्कूटी आ जाए, इसके मन में है मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और आगे की पीढ़ी देश में योगदान करे। ये जो जिजीविषा, ये जो कल्पना 60 करोड़ लोगों के जीवन में जगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनके जीवन का तो निश्चित कल्याण हुआ है, जिसके लिए हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी कि देश का हर एक व्यक्ति अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके। परंतु इसके साथ साथ मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को भी बड़ी गति दी है और मैं मानता हूं कि इससे हमारे अर्थतंत्र को ढेर सारा फायदा होने वाला है। मित्रों, जब तक देश में शांति और सुरक्षा न हो कोई भी अर्थतंत्र विकास नहीं कर सकता है। हमारे देश में 3 बड़ी समस्याएं थी, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद। आज मैं आपको बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, तीनों समस्याओं के समाधान के लिए ये 8 साल में मोदी जी ने बहुत परिश्रम किया है और देश बहुत कम समय के अंदर ये तीनों समस्याओं से निजात प्राप्त कर कर आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से अभेद और सुरक्षित बन जाएगा। और किसी भी देश का सम्मान, किसी भी देश का स्वमान इस बात पर निर्भर है कि आप आपकी सीमाओं की सुरक्षा कैसे करते हैं। किसी भी सार्वभौम देश के लिए अपनी सीमाओं की सुरक्षा से बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। आर्थिक विकास होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आने चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छे हेल्थ के इंस्टीट्यूशन आने चाहिए, बहुत जरूरी है। मगर जब देश की सीमा ही सुरक्षित नहीं है तो ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखता। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पूरी दुनिया में एक संदेश
दृढ़ता के साथ भेजा है कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और ये दृढ़ता के साथ पूरी दुनिया में संदेश चला गया है। मित्रों, भारत की कृषि व्यवस्था को भी मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ाया है। आज हम कृषि के क्षेत्र में, कृषि पहले जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूट करने वाला मानांक माना जाता था। मुझे पूरा विश्वास है 5 साल के बाद कृषि का जीडीपी भी देश में जीडीपी में कंट्रीब्यूटर माना जाएगा। ढेर सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 10% से ज्यादा कृषि विकास दर को हासिल किया है। ढेर सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी सिंचाई व्यवस्था को डबल से ज्यादा बढ़ा दिया है। ढेर सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पाकों की, क्रॉप्स की विविधताओं को बनाकर आज भारत का कृषि निर्यात 3 गुना करने का काम किया है। और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर देश की इकोनॉमी में बनने वाला है। और मैं फिर से एक बार लोकतंत्र के लिए कहना चाहता हूं, पहले 2014 के पहले हमारे देश के लोकतंत्र को 3 नासूर बहुत समय से परेशान करते थे: जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण। मोदी जी ने देश की राजनीति को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत करी है, जिसमें दम होगा वो शासन करेगा, जो देशनिष्ठ होगा वो शासन करेगा, जो परिश्रम करेगा वो शासन करेगा, जो कहां जन्मा है इसके आधार पर, किस जाति के आधार पर और कितना तुष्टीकरण करता है इसके आधार पर कोई शासन नहीं करेगा। और देश की जनता ने मोदी जी की ये नीति को स्वीकारा है और स्वागत भी किया है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी तक का एक कालखंड फिर से एक बार भारत को विश्व में सबसे महान बनाने का कालखंड है। 130 करोड़ लोगों का संयुक्त परिश्रम, हम एक मन, एक सोच और एक दिशा के साथ इस रास्ते पर अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा, ऐसा मेरा मानना है। 2047 में शायद हम में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे, मगर देश तो होगा। 2047 में पूरी दुनिया में सबसे प्रथम भारत हो, इस संकल्प के साथ हम पूरा देश आगे बढ़े, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े और हम सर्वप्रथम हो, यही सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।